प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की क्लास में हम लोग सीटेट के पेपर 2 के सेट नंबर 3 का डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब मेरी बात आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है कि 13 की पावर 2003 में इकाई के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इकाई, प्लेस या यूनिट डिजिट क्या होती है। अगर मैं आपसे कहूं कोई नंबर, मान लीजिए 3 है, 2 है, 5 है। अब मैं इसमें आपसे यूनिट, प्लेस, इकाई अंक पूछूं तो आप क्या बताओ? 1 को। अगर कोई दूसरा नंबर मैं लिख दूं, ये 2, 3, 5, 9, 8। अब इसमें आपसे मैं पूछूं यूनिट, प्लेस, इकाई अंक क्या है, आप कहोगे 8 है। अगर इन दोनों को ऐड कर दूं और आपसे पूछूं कि इकाई अंक अब क्या होगा, तो आप 8 और 1 को ऐड करोगे तो कहोगे कि यूनिट, प्लेस क्या है, 9 है। अगर मैं इन दोनों नंबर को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्या करूं? सब्ट्रैक्ट कर दूं, तब आपसे पूछूं कि इकाई अंक या यूनिट, प्लेस क्या है, तो आप यहां से कैरी लोगे, ये बनेगा 11 में से 8 माइनस करोगे 3 आए, तो आप कहोगे कि यूनिट, प्लेस पे क्या है, 3। अगर इन दोनों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करें तो 8 का 1 में मल्टीप्लाई करें तो यूनिट, प्लेस क्या है, 8 है। तो आप कहोगे यहाँ पे अगर ऐड करेंगे तो यूनिट, प्लेस 9 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 3 आएगा, और अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 8 आएगा। लेकिन समस्या तब आपके सामने आ जाती है जैसे यही नंबर है, मान लें 3, 2, 5, 8। अब इसकी पावर मैं कहूँ 24 है, प्लस आपको 3, 5, 9, 8। अब इसकी पावर मैं कहूँ मान लो 38 है। अब आपसे पूछ ले कि यूनिट, प्लेस क्या है, तब आपके सामने समस्या आ जाती है। तो चलिए इस पे हम लोग चर्चा करते हैं डिटेल में। अब मेरी बात आप ध्यान से समझिए। अगर यूनिट, प्लेस की मैं बात करूं तो हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, तो आप कहेंगे कि नंबर ऑफ डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इतने डिजिट होते हैं। अब यूनिट, प्लेस पे इन्हीं डिजिट में से कोई नंबर आएगा, इनके अलावा कुछ तो अलग नहीं आएंगे यूनिट, प्लेस पे। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। जब इनकी पावर की जाती है तब आप क्या करेंगे? सबसे ज्यादा समस्या उसी टाइम आती है कि जब नंबर के पावर की यूनिट, प्लेस पूछ ले तो हम क्या करेंगे। तो आपके सामने कुछ डिजिट ऐसी हैं, कुछ नंबर ऐसे हैं जिनकी आप चाहे जितनी पावर कर लो, उनका यूनिट, प्लेस कभी चेंज नहीं होता। जैसे अगर मैं आपके सामने कोई नंबर ऐसा रखूं जिसके यूनिट, प्लेस पे 0 हो और उसकी पावर क्या है, तो बेटा यहाँ पे हमेशा यूनिट, प्लेस 0 ही आएगा। क्या है? और अगर मैं 1 की बात करूँ तो इस पे भी आप चाहे जितनी पावर चढ़ाओ, यहाँ भी यूनिट, प्लेस पे क्या आएगा, 1 आएगा। अब आपके सामने 5 है, इस पे आप चाहे जितनी पावर चढ़ाओ, यहाँ भी यूनिट, प्लेस पे क्या आएगा, 5 है। और एक नंबर 6 है, उस पे चाहे जितनी पावर चढ़ा लो, यूनिट, प्लेस पे हमेशा क्या है, 6 आएगा। बात क्लियर कि अगर 0 है, इस पे चाहे आप जितनी पावर चढ़ाओ, यूनिट, प्लेस पे 0 आएगा। 1 है, 1 पे चाहे आप जितनी पावर चढ़ाओ, यूनिट, प्लेस पे 1 आएगा। 5 पे चाहे जितनी पावर चढ़ाओ, यूनिट, प्लेस पे 5 आएगा। 6 है, 6 पे चाहे जितनी पावर चढ़ाओ, यूनिट, प्लेस पे क्या आएगा, 6 आएगा। अब ये नंबर तो हट गए, हो गया। अब आपके सामने बचा 2, 3, 4, उधर 7, 8, 9। अगर मैं बेटा 4 की बात करूं, अगर 4 की पावर 1 करूंगा तो आप क्या लिखोगे, 4 लिखोगे। 4 की पावर मैं 2 करूं तो आप क्या लिखोगे, 60 लिखोगे। 4 की पावर मैं 3 करूं तो आप क्या लिखोगे, 64 लिखोगे। 4 की पावर अगर मैं 4 करूं तो 256 लिखोगे। 4 की पावर मैं 5 करूं तो 1024 लिखोगे।
अगर 4 की पावर में 6 करो तो आप लिखो 4096। ओके, अगर आप यहाँ 4 की पावर आपने लिखा तो अगर एक बात आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो ठीक, नहीं तो मैं बताता हूँ। आपने देखा होगा जहां पावर ऑड नंबर आएगी का क्या है, ऑड नंबर, वहां पे हमेशा यूनिट प्लेस क्या है, 4 आएगा। क्या है, 4। और जहां पावर इवन नंबर आएगी वहां पे यूनिट प्लेस पे 6 आया होगा। क्या है, 6। तो मैं एक शब्द में ये बात कहूं कि अगर 4 की पावर कोई ऑड नंबर है, क्या है, ऑड नंबर है, तो हमेशा यूनिट प्लेस पे 4 आएगा। क्या है, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 4 आएगा। अगर 4 की पावर कोई इवन नंबर, क्या इवन नंबर, तो हमेशा यूनिट प्लेस पे बेटा क्या है, 6 आएगा। क्या है, 6 आएगा। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जैसे मैंने लिख दिया मान लो ये 2974। अब इसकी पावर जैसे हमने लिख दिया 113, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें ये देखना कि ये 113 ऑड नंबर है इवन नंबर। अगर ऑड है तो यूनिट प्लेस पे बेटा 4 आएगा, अगर ये इवन होता तो यूनिट प्लेस पे क्या आता, 6 आता। अब ध्यान से देखो ये क्या ऑड नंबर है तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 4 आएगा। अगर मान लो यही नंबर होता 2974 और यहाँ पे मान लो 112 बन जाए, अब यहाँ पे यूनिट प्लेस ये पे 4, इसकी पावर ऑड है या इवन है, तो आप कहेंगे इवन नंबर है, इवन नंबर है तो इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है, 6 है। बात क्लियर, यहाँ तक किसी कोई डाउट? आगे चलते हैं। अब देखें, अब इसी तरह मैं 9 की बात करूं, किसकी बात करूं, 9 की पावर 1 करोगे तो बेटा क्या लिखोगे, 9 की पावर 2 करोगे तो आपकी क्या लिखोगे, 81। 9 की पावर 3 करोगे तो आप क्या लिखोगे, 729। और 9 की पावर अगर 4 करोगे तो 9 9 81, 9 दूना 18, 8 26 और 9 7 63 और 2 65। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो 9 की पावर 1 थी तो यहाँ 9 की पावर 2 तो 81, 9 की पावर 3 तो 929 और 9 की पावर 4 तो 6561। अगर आपने ऑब्जर्व किया यहाँ पे भी तो देखो यहाँ पे पावर क्या 8 तो यूनिट प्लेस पे 9, यहाँ भी पावर 8 है तो यूनिट प्लेस पे 9, यहाँ पावर इवन है तो यूनिट प्लेस पे 1, यहाँ भी पावर इवन है तो यूनिट प्लेस पे 1। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर 9 की पावर कोई ऑड नंबर तो यूनिट प्लेस पे हमेशा 9 आएगा। अगर 9 की पावर कोई इवन नंबर तो यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या है, 1 आएगा। यहाँ तक बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? तो आपने यहाँ पे 4 और 9, आपके पास अब बचा क्या, 2 3 8 और 9, क्या बचा, 2 3 8 और 9। तो अब हम इस पे चर्चा करते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अब यहां पे मैं अगर 2 की बात करूं, किसकी बात करूं, 2 की। अगर आप 2 की पावर 1 करोगे या पहले 0 से कर दो तो वैल्यू क्या है, 1 आएगी। 2 की पावर 1 करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। 2 की पावर 2 करोगे तो वैल्यू कितना आएगी, 4 आएगी। 2 की पावर 3 करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी। 2 की पावर 4 करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 16 आएगी। 2 की पावर 5 करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 32 आएगी। 2 की पावर अगर आप 6 करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 64 आएगी। 2 की पावर 7 करोगे तो वैल्यू कितना आएगी, 128 आएगी। 2 की पावर अगर 8 करोगे तो कितना आएगा, 256। 256। अगर 2 की पावर 9 करो तो हो जाएगा 512 होगा। अब यहाँ पे अगर आप एक बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 है
और यहाँ पे 2 की पावर 1 की वैल्यू 2 है, 2 की पावर 2 की वैल्यू कितनी है 4 है, 2 की पावर 3 की वैल्यू 8 है, 2 की पावर 4 की वैल्यू 16 है और 2 की पावर 5 की वैल्यू 62। अब यहाँ देखो अगर हम कहें साइक्लिसिटी हमारी 4 की चल रही, किसकी चल रही 4 की। अब जो वैल्यू 2 की पावर 1 की है यूनिट प्लेस में, वही वैल्यू 2 की पावर 5 की यूनिट प्लेस में है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2। अब जो वैल्यू 2 की पावर 2 करने पे यूनिट प्लेस है, वही वैल्यू 2 की पावर 6 करने पे भी यूनिट प्लेस पे है। यहाँ पे देखो 4 और बेटा यहाँ पे 4। अब यहाँ पे देखो 2 की पावर 3 है, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे है, यही वैल्यू यूनिट प्लेस पे आपको 2 की पावर 7 ही करने पे मिलेगी। देखो यहाँ भी यूनिट प्लेस पे क्या है 8 आ रहा है। इसी तरह देखो 2 की पावर 4 यूनिट प्लेस पे क्या 6 है। अब यहाँ पे आ जाना, यहाँ पे देखो 2 की पावर 8 करने पे यूनिट प्लेस पे क्या है 6 आ रहा है। तो आपने देखा कि यहाँ पे 4 की साइक्लिसिटी चल रही, मतलब अगर 2 की पावर 1 की जो यूनिट प्लेस की वैल्यू वही 2 की पावर 5 की भी यूनिट प्लेस की वैल्यू है। अगर 2 की पावर 2 की जो प्लेस यूनिट प्लेस की वैल्यू है वही 2 की पावर 6 की यूनिट प्लेस की वैल्यू है। तो साइक्लिसिटी क्या चल रही 4 की चल रही, 4 की चल रही। अब अगर हमें कभी 2 की पावर में अगर कभी पूछे कि मतलब 2 की कोई पावर दे दे और पूछे इसका यूनिट प्लेस है तो क्या होगा, तो उसे कहते हैं मेरी बात। अगर मैं कहूँ जैसे ये 2 की पावर आपसे 5 दे दिया, क्या दे दिया 5 दे दिया, क्या इसको मैं 2 की पावर 4 into 1 plus 1 लिख सकूं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखना बेटा, ये 2 की पावर 4 या 4 का कोई मल्टीपल यहाँ पे हमेशा और हमेशा यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, तो आप कहें कि यहाँ पे हमेशा यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 6 आएगा। अब देखो 2 की पावर 1 2 थी, 2 की पावर 2 पे 4 था, 2 की पावर 6। अब देखो 2 की पावर 4 पे यहाँ क्या 6 है। अब देखो 2 की पावर 8 पे भी क्या है 6 है। तो मतलब जो यूनिट प्लेस 2 की पावर 4 की होगी वही यूनिट प्लेस 2 की पावर 4 के मल्टीपल की भी होगी, तो 1। अब यहाँ पे देखो 2 की पावर 1 की वैल्यू क्या है 2, तो आप इसका मल्टीप्लाई करो 12, यूनिट प्लेस पे क्या है 2। अब यहाँ पे देखो यूनिट प्लेस पे यहाँ भी 2, यूनिट प्लेस पे। अब जैसे आपसे कहें कि 2 की पावर 14 पे क्या 2 की पावर 14 की हमें यूनिट प्लेस वैल्यू, तो आप कुछ मत करिए, इसको लिखे 2 की पावर 4 का मल्टीपल, ये 3 प्लस 2 लिख सकते। अब आपको पता है कि इतने की यूनिट प्लेस वैल्यू क्या है 6 आएगी, और 2 की पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है 4, मल्टीप्लाई करें 24 है। अब जैसे मैं कहूँ 2 की पावर 35, तो आप इसे क्या लिखेंगे 2 into 4 into 8 plus 3 लिखोगे। अब यहाँ पर अगर यहाँ की बात करें इतने की प्लेस वैल्यू हमें पता है कितनी है 6 आएगी, और 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी है 8, 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 48 आगे। तो आपने देखा कि यहाँ पे हम सीधे 4 के मल्टीपल में तोड़ के जो हमें मिलेगा वो उसकी यूनिट प्लेस पे आएगी 6, बाकी जिसकी जो पावर होगी उसे हम चेक कर लेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर, तो यहाँ 48 है, यहाँ 44 है, यहाँ पे 2 है। अब अगर मेरी बात ये आपको क्लियर, अब मेरी बात बहुत ध्यान से इतना भी नहीं करना है। अब देखिए कैसे, अब यहाँ पे तो यहाँ की वैल्यू तो इतने की वैल्यू तो 6 थी, छोड़ो। अब यहाँ देखो 2 की पावर क्या बचा 1 की वैल्यू कितनी होती है 2 की पावर 1 की वैल्यू क्या है 2, तो बेटा इसकी वैल्यू क्या है देखो यूनिट प्लेस पे हुआ। यहाँ पे देखो इतने की छोड़ दो, अब देखो 2 की पावर रिमाइंडर क्या बचा 2, अब 2 की पावर 2 की वैल्यू कितनी है 4, देखो यहाँ भी यूनिट प्लेस पे क्या है 4। यहाँ पे देखो, अब यहाँ मैं कर रहा हूँ, यहाँ देखो ध्यान से, इतने की बात छोड़ो, अब देखो 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी है 8, यूनिट प्लेस पे क्या है 8, देखो यहाँ भी यूनिट प्लेस पे 8। तो कुल मिला के हमें रिमाइंडर पे फोकस करना है, किस पे फोकस करना है रिमाइंडर। अब जैसे मैं पूछ दूं आपसे कि यहाँ पे 2 की पावर
अब यहाँ पे हमें क्या करना, इसकी यूनिट प्लेस निकालना। तो आप कुछ मत करना, आप ये देखना 2। अब यहाँ पे अगर 4 की डिविजिबिलिटी रूल में देखूं तो क्या है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल यही करता है ना कि किसी भी नंबर के लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है तो पूरा पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाए। अब यहाँ देखो, इसको छोड़ो, अब लास्ट की 2 डिजिट क्या 73 में अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? तो आप कहोगे 73 में 4 से डिवाइड रिमाइंडर 1 बचेगा। इसकी प्लेस वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। जैसे मैं कहूं 2 की पावर 9846 है। अब हमें पूछे यूनिट प्लेस, कुछ मत करना है। यहाँ देखो 46 है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है तो पूरा पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट चेक करना, अगर 46 को 4 से डिवाइड कर, 46 को 4 से डिवाइड कर, रिमाइंडर कितना बचेगा? आप कहोगे 2, तो 2 की पावर बेटा 2 करना है, यूनिट प्लेस क्या आएगा? 4 आएगा। क्या आएगा? 4 आएगा। अब जैसे मैं कहूँ मान लो 2 की पावर मैं लिख दूं 1877 या 79 लिख दूं, तब आप क्या लिखा? अब देखो कुछ मत करना, यहाँ पे 2 की पावर देखो, यहाँ पे हमें 79 चेक करना। क्या करना? 79 में अगर 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना बचेगा? तो आप कहोगे कि 3। अब 2 की पावर 3 करो, यूनिट प्लेस क्या है? 8। बातें क्लियर है? बातें क्लियर है? अब हम देखते हैं 3 का। अब देखो 3 की बात, अगर मैं 3 की बात करूं, ये देखो 3 की पावर 1 करो, यूनिट प्लेस पे 3 आएगा। 3 की पावर 2 करो, यूनिट प्लेस पे 9 आएगा। 3 की पावर 3 करो, यूनिट प्लेस पे 27 आएगा। 3 की पावर 4 करो, यूनिट प्लेस पे 81 आएगा। 243 आएगा। अगर 3 की पावर आप 6 करोगे तो कितना? 700। अब बेटा ध्यान दो, यहाँ भी साइक्लिसिटी 4 की ही चल रही है। किसकी चल रही है? 4 की। अब देखो जो यूनिट प्लेस 3 की पावर 1 का वही यूनिट प्लेस 3 की पावर 5 का है। जो यूनिट प्लेस 3 की पावर 2 का वही यूनिट प्लेस 3 की पावर क्या है? 6 का है। यहाँ भी साइक्लिसिटी किसकी चल रही है? 4 की चल रही है। तो हमें अगर इनकी पावर की बात करें, उसे हम 4 के मल्टीपल में तोड़ेंगे। जैसे मैं कहूँ ये मानो 3 की पावर 14 है। अब इसे यूनिट प्लेस की बात करें, देखना है आप क्या करोगे? 14 को क्या 4 × 3 + 2 लिख सकते हो? आप कहेंगे एकदम लिख सकते हो। आपको पता है कि 4 या 4 के मल्टीपल की अगर पावर करें 3 की, तो आप यहाँ से यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। और यहाँ पे × 3 की पावर 2 करोगे 9, वैल्यू कितनी आएगी? 9 आ जाए। अब जैसे मैं कहूँ 3 की पावर आप 35 ले लो, तो आप यहाँ क्या करेंगे? 3 × 4 × 8 + अब इतने की पता आपको यूनिट प्लेस पे वैल्यू कितनी है? 1 है। और 3 की पावर 3 का मतलब 27 मल्टीप्लाई करोगे आप, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? यूनिट प्लेस पे 7। क्या लिखोगे? यूनिट प्लेस पे 7। अगर मैं कहूँ मान लो 3 की पावर 61 है, अब यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो आप क्या लिखोगे? 3 की पावर 4 × 15 + 1 लिखोगे। अब इतने की वैल्यू आपको पता है कि नहीं? 1 आनी है। और 3 की पावर 1 की वैल्यू कितनी होगी? 3। तो आप यहाँ पे देखो। अब ये बातें अगर समझ में आए तो ध्यान से देखो, ये क्या लिखा है? 3 की पावर 14 है, हमें कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे देखो 3 की पावर 14 को 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? तो आप कहेंगे 2। तो बेटा 3 की पावर 2 की वैल्यू कितनी है? 9। यूनिट प्लेस क्या है? 9। यूनिट प्लेस क्या है? 9 है। अब यहाँ पे 3 की पावर 35 है ना। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो आप देखो ध्यान से, अगर 3 की पावर 35 को 4 से डिवाइड करें रिमाइंडर कितना बचेगा? तो आप कहोगे 3।
अब यहाँ 3 बचेगा, आप इसे क्या लिख सकते हो 20 से यूनिट प्लेस से आप सेव। अब जैसे 3 की पावर 61 था ना, अब यहाँ पे देखो 61 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं रिमाइंडर कितना बचेगा 1। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं। तो आपको ये ध्यान देना कि हमें बस रिमाइंडर पे फोकस करके चलना है। किस पे रिमाइंडर फोकस करके चलना है? रिमाइंडर पे। बातें क्लियर? अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन रखना, क्वेश्चन ये है 13 की पावर 2003, 13 की पावर 2003। हमें कुछ नहीं करना, हमें ये देखना 2003 में 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना है। आप पावर पे 3 आएगा, क्या है 3 आएगा। हमें यूनिट प्लेस चाहिए, यहाँ की 3 की पावर आप 3 काटो कितना 27, यूनिट प्लेस में बेटा क्या है 7 आएगा, यूनिट प्लेस में क्या है 6। बातें क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? आगे चलते अगला क्वेश्चन, पूर्ण धन संख्या प्राप्त करने के लिए किस सबसे छोटी संख्या को 68600 से गुणा किया जाना चाहिए। अब हमने परफेक्ट क्यूब की बात किया, किसकी बात किया? परफेक्ट क्यूब की बात किया। अब देखना क्यूब कब होता है बेटा, कोई नंबर परफेक्ट क्यूब कब होता है? तो आप कहोगे कि अगर उसका आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करें तो आप क्या लिखते x का मतलब ये आपस में क्या परफेक्ट क्यूब है। इसी तरह से मैं कहूँ 2 का आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ क्या है 2 की पावर 3, इसकी वैल्यू 8 है। 8 अपने आप में क्या एक परफेक्ट क्यूब है। ठीक, तो हमसे पूछ रहा है कि इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमें क्या 68600, यहाँ 2 से कैंसिल करें, ये हो जाएगा 34300, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 17150, फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 8575 हो जाए। अब यहाँ पे हम किससे कैंसिल करेंगे 5 से, तो 5 1 यहाँ 35 7 यहाँ पे 5 हो गया। फिर 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 के 15, 5 4 के 20 और यहाँ पे कितना बचा 1 5 3 15। फिर 7 से कैंसिल करेंगे 14 और फिर 7 से कैंसिल करेंगे 7। तो अगर 68600 को मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूं 2 into 2 into 2 into 5 into 5 into 7 into 7 into 7 हो गया। अब हमें इसे परफेक्ट क्यूब बनाना, तो मतलब नंबर का आपस में 3 बार मल्टीप्लाई होना चाहिए। आप देखो इस नंबर का आपस में 3 बार मल्टीप्लाई, इस नंबर का आपस में 3 बार मल्टीप्लाई, बट ये जो 5 है इसका आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई 2 बार। तो हमें क्यूब बनाने के लिए 1 5 की और जरूरत है, तो मतलब इसे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 5 से। अगर इसे 5 से मल्टीप्लाई करें ये भी 3 बार आ जाएगा, ये भी 3 बार, ये भी 3, तो ये बन जाएंगे परफेक्ट क्यूब। तो ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन कौन सा? बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, कौन सी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर की बात कर रहा है? किसकी बात कर रहा है? प्राइम नंबर की। अब आपसे कोई पूछे प्राइम नंबर क्या होता है, तो आप क्या बताओ? आप यही बोलोगे ना कि मतलब ऐसा नंबर जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर्स। जैसे मैं कहूं आप देखो 1 की बात करो, 1 के आप फैक्टर करोगे तो केवल 1, क्या ये प्राइम नंबर है? तो आप कहोगे कि नहीं, इसके केवल एक ही फैक्टर है। अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 को आप केवल 1 और 2 इसके 2 फैक्टर होंगे। मैं 3 की बात करूं तो हम क्या लिखेंगे 1 3। मैं 5 की बात करूं क्या लिखूं 1 5। तो जितने भी प्राइम नंबर होते हैं
उनके केवल और केवल दो फैक्टर होते हैं, उसमें से एक 1 होता, दूसरी वह संख्या खुद होती है। बातें क्लियर? अब करा निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य, ये तो हो नहीं सकता। अब यहाँ पे देखो 2 हो सकता है। 9 की मैं बात करूँ तो बेटा 9 को आप फैक्टर करोगे तो 1 लिखोगे, 3 लिखो 9, इसके 3 फैक्टर। 4 की बात करो तो 1 लिखोगे, 2 लिखोगे और 4, इसके भी 3 फैक्टर बनेंगे। तो हमें प्राइम ढूंढना है जिसके केवल ऑप्शन कौन सा। बातें क्लियर? आगे यदि हम किसी भिन्न को स्वयं से गुणा करें और फिर प्राप्त उत्पाद को उसके व्युत्क्रम से विभाजित करें तो प्राप्त भिन्न 2 सही 10/27 है, तो मूल अंश। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। करा कोई फ्रैक्शन है, उसको आपस में मान लो हम फ्रैक्शन करते हैं a/b, करा उसको स्वयं से मल्टीप्लाई किया, मतलब a/b से इसमें क्या किया, मल्टीप्लाई किया। फिर जो प्रोडक्ट मिलता है इसके रेसिप्रोकल से इसमें क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, b/a। तो हमें प्राप्त क्या होता है, 2:10/27, 2:10/27 हो गया। अब अगर इसे सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे, a का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर इनटू a/b इक्वल टू ये हो जाएगा 27 × 64/27 हो गया। अब इसे पूरा फाइनली क्या लिख सकते हो, a का क्यूब अपॉन b का क्यूब, यहाँ हो जाएगा 64/27। अब 64 को आप क्या लिख सकते हो, 4 का क्यूब, और 27 को क्या लिख सकते हो, 3 का क्यूब। अब देखो क्यूब से कटा, यहाँ से a की वैल्यू 4 आ गई, b की वैल्यू कितना 3, तो फ्रैक्शन अपना क्या बना, a/b इक्वल टू 4/3, 4/3। अब तो 4/3 कुछ दे नहीं रखा। अब इसका फॉर्मेट चेंज किया, किसे लिखा है, मिक्स फ्रैक्शन बना है 1:1/3। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन कौन सा। बातें क्लियर? आगे अगला क्वेश्चन, कर 1.1 प्राप्त करने के लिए 0.01 से कौन सी संख्या जोड़नी पड़ेगी, तो इसी से माइनस कर दो, 1 - 1 1.1 माइनस 0.01। अब यहां से कैरी लोगे, यहां हो जाएगा 10 में से जाएगा 9 और यहां हो जाएगा 9.9 पॉइंट कर प्राप्त करने के लिए, सॉरी 1.9 एक सेकंड क्या करा, 1.1 प्राप्त करने के लिए कौन के लिए 0.01 में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए, तो लिखो 1.1 माइनस क्या करना है 0.01। ठीक, यहां से देखिए, यहां पे आप कैरी लेंगे तो 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, ये हो जाएगा 0 और यहां हो जाएगा 1.01 1.0 आप 1.0। बातें क्लियर? आगे चलते अगला क्वेश्चन, करा निम्नलिखित बीजिक संज्ञाएं जोड़ घटाव या गुणा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब ऑप्शन देखिए, करा लाइक टर्म आर एडेड, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लाइक टर्म क्या होते हैं, अनलाइक टर्म क्या होते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए, लाइक टर्म की अगर मैं बात करूं तो ऐसे टर्म जिनके वेरिएबल सेम हो और वेरिएबल की पावर सेम, जैसे मैं कहूं यहाँ पे ये देखो 3xy और ये 7xy। अब देखो यहाँ पे भी वेरिएबल xy है, ये भी वेरिएबल क्या xy, इनकी भी पावर सेम 1 है, इनकी भी पावर 1 है, तो मतलब ये आपस में पावर क्या है, सेम है, वेरिएबल भी सेम है, ये क्या लाइक टर्म। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं तो अब ये लाइक नहीं है, क्यों,
क्योंकि वेरिएबल तो सेम है बट इनकी पावर सेम नहीं है, तो ये लाइक नहीं है। तो कह रहा है कि लाइक टर्म और समान शब्द को जोड़े जाते हैं, तो लाइक टर्म तो जोड़ी जाते हैं, इसको आप फाइनली क्या लिख सकते हैं, तो आप लिखो 10xy, ये बात तो सही है। कह रहा समान पद घटा दिए जाते हैं, तो अगर इसमें माइनस चाहे इसमें से इसको करोगे तो लिखोगे -4xy, अगर 7xy में से 3xy लिखोगे माइनस करोगे तो आप लिखोगे 4xy, अगर 3xy में से 7xy माइनस करोगे तो लिखोगे -4xy, और 7xy में से 3xy माइनस करोगे तो आप क्या लिखोगे 4xy। तो घटा भी दिए जाते हैं, ये भी बात सही है। कर जोड़ और घट कर इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन लाइक अनलाइक टर्म लेफ्ट एज दे आर, अगर इसे करना जोड़ना होगा तो ऐसे जोड़ दोगे, अब माइनस करना है तो ऐसे छोड़ दोगे, इसमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप कर ही नहीं सकते, सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते और ऐड भी नहीं कर सकते, ये भी बात सही है। तो गलत कौन सी होगी, डी एक ही आपसे बचा, करा ओनली लाइक टर्म आर मल्टीप्लाई, ये बात गलत है, आप लाइक और अनलाइक दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बातें क्लियर है? तो ऑप्शन आपका कौन सा, आगे अगला करा हरी और हैरी की आयु वर्षों में का अनुपात 5:7 है, ये हरी है और एक हैरी है। कह रहा है इनकी एज क्या रेशियो क्या 5:7 है। करेक्ट, अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता तो वर्तमान। अब देखो अगर इनकी 5x और 7x के रेशियो में तो 4 साल, इसमें 4 ऐड कर दो, यहाँ भी 4 ऐड कर दो। अब कह रहा है तब क्या हो जाता है 3:4। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां से लिखेंगे ना 20x + 16 इक्वल टू 21x + 12। x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 4 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी 4, तो उनसे क्या हमसे क्या उनकी वर्तमान आय पूछा है, तो अब यहाँ 5x था तो 5 में 4 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 20, और यहाँ 7 था उसमें 4 का मल्टीप्लाई 20। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन कौन सा, बातें क्लियर? अगर ये क्लियर है तो इसे आप ऑप्शन के से ही कर सकते हैं, इतना कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। अब देखो कैसे करेंगे। अब कह रहा है कि हरी और हैरी की आयु 5 और 7 के अनुपात में 4 वर्ष बाद उनकी आयु 3 और 4 के अनुपात में। अब यह जो ऑप्शन दे रखे इसमें आप 4 जोड़ के चेक कर लो कौन 3 और 4 का अनुपात बनाता है, वही हमारा आंसर। देखो 28 में 4 जोड़ेंगे 32, अब 20 में 4 जोड़ेंगे 24, यहाँ क्या बनेगा 32 और 24। अब इसे सिंपलीफाई करेंगे तो 4 और 3 का बनेगा, जबकि हमने 3 और 4 तो ये हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पे 20 और 28 देगा, अब देखो इसमें 4 जोड़ेंगे तो 24 बनेगा और ये बनेगा 25। अब इसे सिंपलीफाई करो 3 और 4 हो गया बिना कुछ किए, बड़े आसान है। तो आप ऑप्शन कौन सा, इनको चेक करो। 15 में 4 जोड़ोगे 19 होगा, 21 में 4 जोड़ोगे 25, 19-25 का रेशियो बनेगा, ये है ही। इसमें 4 जोड़ोगे 21 4 25, इसमें जोड़ोगे 19, ये भी नहीं हो सकता। तो जब ये दोनों नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन कौन सा? बातें क्लियर है? आगे चलते अलग कर 2 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान का अंक इकाई के अंक से 4 अधिक है, यदि अंकों का योग का 1/7 है, यदि अंकों का योग संख्या का 1/7 है, संख्या में इकाई स्थान पर अंक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। अब हम कहते हैं, मान लेते हैं लेट यूनिट प्लेस हम y मान लेते हैं और टेंस प्लेस को हम x मान लेते हैं। अब कह रहा है कि दहाई का टेंस प्लेस इकाई यूनिट प्लेस से 4 आ जाए तो x - y
इक्वल टू 4, हमारा इक्वेशन कितना होगा फर्स्ट बता। अब कह रहा है कि संख्या का, यदि अंकों का योग संख्या का 1/7 है, मतलब संख्या हमारी क्या बनेगी ना 10x प्लस वाई। अगर इनको ऐड करते हैं, क्या करते हैं ऐड करते हैं x प्लस वाई, कह रहा है इसका 1/7 है, इसका 1/7 कर दो, तो हम लिखेंगे क्या 10x प्लस वाई इक्वल टू 7 इधर जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x प्लस 7 हो गया। अब अगर इसे हम सॉल्व करें तो लिख सकते हैं 3x माइनस 6y इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब अगर दोनों, ये हमारा इक्वेशन सेकंड बन गया, अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो अब यहाँ पे 3x 6y, यहाँ पे x माइनस y, तो या तो हम x को इक्वल कर लें या तो y को इक्वल कर लें। हम x, तो इक्वेशन फर्स्ट में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या लिखेंगे 3x माइनस 3y इक्वल टू 12, और यहाँ क्या हो जाएगा 3x माइनस 6y इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे देखो ये माइनस ये प्लस यहाँ माइनस, ये दोनों आपस में कैंसिल। अब ये माइनस 3y या प्लस 6y, यहाँ से क्या है 3y इक्वल टू कितना होगा 12, y इक्वल टू कितना 4, y की वैल्यू कितनी है 4 आ जाएगी। हमसे क्या पूछा यूनिट प्लेस पूछा ना इकाई है, तो हमने यूनिट प्लस y मान, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 4। ऑप्शन कौन सा बी, ऑप्शन कौन सा बी। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि x रुपए पर साधारण ब्याज रुपए में 3 वर्षों के लिए 15% की दर से 3000 रुपए हैं तो 2x प्लस 50 का मान क्या। देखो अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात है तो आप क्या लिखते हो p इंटू r इंटू t अपॉन 100 ये लिखते हो। तो p हमारे पास कितना 30,000, r कितना दे रखा 15%, टाइम कितना है t अपॉन 100 यही दे रखा है ना। अब देखो इसे सॉल्व कर, यहाँ से कैसे 15 तिया 45, 45 तिया 135, 13,500। हमसे पूछा 2x प्लस 50, अगर ये हमारा x क्या निकल गया इंटरेस्ट आ गया, मतलब हमारा ब्याज आ गया। अब कह रहा है कि 2x प्लस 50 चाहिए, तो इसको आप 2 इंटू 13500 और प्लस 50 कर दो। इसे सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे आप 27,000 और प्लस 50 2750 ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन कौन सा। बातें क्लियर, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 ax स्क्वायर प्लस bx अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 3x। अब इसे सॉल्व करो, क्या लिखा 4x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 यही है। अब इसे सॉल्व करें, अब देखो यहाँ पे 4 और 9 का मल्टीप्लाई करो कितना होगा 36। 36 का ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिनका आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो 36 बन जाए और उनका सम किया जाए तो 12 बन जाए। तो आप कहोगे 36 को 6 इंटू 6 लिख देते हैं। यहाँ पे लिखो 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6x प्लस 9। यहाँ से अगर मैं 2x कॉमन ले लूँ तो आप लिखोगे 2x माइनस 3। यहाँ से हम कॉमन लेते हैं 3, तो यहाँ भी लिखोगे 2x माइनस 3। तो क्या बना 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में भी 2x माइनस 3 हो गया। अब दूसरा क्या ax स्क्वायर प्लस bx, ax स्क्वायर प्लस bx। आप इसे क्या लिखोगे, तो इसे आप x कॉमन ले लो तो लिखोगे ax प्लस b हो गया। थर्ड अपना क्या है, अगर तीसरे की बात करें तो आप लिखोगे 2x स्क्वायर माइनस
3x, यहाँ से आप x कॉमन ले लो, यहाँ पे भी लिखोगे 2x माइनस, हो गया। अब सॉल्व कर देते हैं हम। 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 को क्या लिख सकते हैं? आप लिखेंगे 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे में 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में। ax स्क्वायर प्लस bx को क्या लिखेंगे? आप x यहाँ से कॉमन ले लीजिए, आप लिखेंगे ax प्लस b, हो गया। अब 2x स्क्वायर माइनस 3x को आप क्या लिखेंगे? 3x 2x माइनस 3, हो गया। अब देखो 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 x से कैंसिल, हमें क्या मिलेगा? 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में ax प्लस b, 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में ax प्लस b, ऑप्शन कौन सा? b, ax प्लस b और 2x माइनस 3। बातें क्लियर? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, यदि x, y और z क्रमशः षटकोणीय पिरामिड हैं, फलकों, किनारों और शीर्षों की संख्या को दर्शाते हैं x, y, z, तो का मान है, हमसे पूछा है x प्लस y प्लस z प्लस 2 पूरे का होल स्क्वायर। अब हमसे सबसे पहले किसकी बात किया? फेस की बात किया। फिर किसकी बात किया है? एज की बात किया है। फिर किसकी बात कर रहा है? वर्टिसेज की बात कर रहा है। अब ध्यान से देखना, अगर कोई षटकोणीय पिरामिड है, षटकोणीय पिरामिड है, तो उसे आप करा, उसके फेस की बात करा, तो आप क्या करो? पिरामिड का फेस अगर देखोगे तो उसमें उस टाइम पे 7 फेस होगी। कितनी फेस होगी? 7 फेस होगी। और इसकी एज की बात करेगा, एज इसमें 12 होगा। वर्टेक्स की बात करेगा, ये भी 7 होगा। अब ये x रिप्रेजेंट कर रहा है, ये x है, ये y है और ये z है। अब x, y, z की वैल्यू आप इसे लिखोगे 7 प्लस 12 प्लस 7 अपान 2 पूरे का होल का स्क्वायर। तो 12 7 19 7 26, 26 को 2 से डिवाइड करो कितना? 13। तो 13 का स्क्वायर कितना होगा? लिखो 169। ऑप्शन कौन सा? 169, ऑप्शन कौन सा? आगे अगला क्वेश्चन, कर एक त्रिभुज का निर्माण 2p-1 से करना है। 2p + 1 सेमी और 12 सेमी त्रिभुज के निर्माण के लिए p हमेशा होना चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से समझना कि अगर आपको एक ट्रायंगल बनाना, एक त्रिभुज बनाना, तो आपको क्या रिक्वायरमेंट है? 3 साइड चाहिए, 3 साइड चाहिए। अब वो भी साइड कैसी होनी चाहिए कि त्रिभुज बन सके? तो जैसे मैं कहूं यहां पे मान लो ये A है, ये B और ये C, तो आप कहेंगे कि अगर किसी 2 साइड का सम तीसरी से बड़ा होगा तभी ट्रायंगल बन सकता है, अन्यथा बन नहीं सकता। तो मैं इस बात को कह सकता हूं कि AB प्लस BC ग्रेटर देन AC, ठीक? BC प्लस AC ग्रेटर देन, आप लिखोगे क्या? AB। फिर लिखोगे AC प्लस AB ग्रेटर देन BC, ठीक? मतलब किसी 2 साइड का सम तीसरी से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। अगर तीसरे से बड़ा नहीं होता है तो वह ट्रायंगल नहीं बनेगा, ठीक? अब हमारे पास साइड क्या क्या दे रखी बेटा? 2p-1, 2p+1 और एक कर्व दे रखी है, ठीक? अब यहाँ पे हमें p की वैल्यू पुट करनी ऐसा कि जो मतलब ऐसा कंडीशन बन जाए कि 2 का सम तीसरे से बड़ा हो जाए। अगर आप p बराबर 1 रखोगे, क्या रखोगे? 1 रखोगे। यहाँ पे देखना 1 में 2 का 1 मल्टीप्लाई 2 -1, यहाँ बेटा तब 1 आएगा। p = 1 रखना, 1 आएगा। और यहाँ पे देखो
2 यहाँ पे बेटा 3 आएगा और ये 12। क्या 2 का सम तीसरी से बड़ा है? तो नहीं, ये तो हो नहीं सकता। अगर ये नहीं हो सकता तो आप क्या करोगे? फिर आप p को क्या रखोगे? आप कहेंगे कि फिर हम 2 पे चेक करेंगे। अगर p को 2 करोगे तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई का 4 में से 1 माइनस करोगे यहाँ 3 होगा। यहाँ 4 में 1 प्लस करोगे तो कितना होगा? 5 होगा। तो यहाँ पे 3 और 5 बनेगा। 3 5 बनेगा तो कितना होगा? तो आप कहेंगे 3 और 5 8 होता है। क्या तीसरी से बड़ा हो रहा है? आप कहेंगे नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। अगर मैं p की वैल्यू 3 रख दूं तो आप देखो 3 गुना 6 में से 1 माइनस करोगे 5, 3 गुना 6 में 1 जोड़ोगे 7, मतलब 3 रखने पे 2 का सम तीसरी के क्या बराबर हो रहा है। तीसरी का सम 2 का सम तीसरे क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। लेकिन हमें ज्यादा चाहिए, बड़ा चाहिए, 3 भी नहीं हो सकता। अब वो नंबर अगर मैं 4 रखूं तो 4 गुना 8 में से 1 माइनस करूंगा 7 हो जाएगा। 4 गुना 8 9 7 16 तीसरी से क्या बड़ा है, मतलब वो नंबर 4 होगा या उससे बड़ा हो, लेकिन 3 से या 3 से छोटा नहीं। करेक्ट, ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2.5 इक्वल टू 3 इक्वल टू 2.5, तो नंबर क्या ग्रेटर देन 3। क्योंकि आप अगर 4p की वैल्यू रखोगे तो आप यहाँ मिल जाएगा आपको एक साइड में 4 गुना 8 8 में से 7 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9। अब देखो किसी दो को ऐड करो तीसरे से वो हमेशा बड़ा हो, तभी ट्रायंगल ट्रायंगल बन पाएगा, नहीं ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। बातें क्लियर? आगे कर एक समकोण के अंशों की संख्या 4 और 2/3, मतलब राइट एंगल की बात कर रहे हैं। 4 और 2/3 4:2/3। अब इसे सिंपलीफाई करो, इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो, क्या 4 3 12 14/3। अब एक राइट एंगल का वैल्यू कितनी होगी? 90। आप यहाँ 90 मल्टीप्लाई कर दो, कैंसिल करो, कितना 30 14 दिया 42 420। आप समझ ठीक। आगे चलो अगला प्रश्न। कर आयत वर्ग सम चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में से किस चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे के लंबवत होते हैं? आयत और वर्ग और सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और सम चतुर्भुज और आयत। कर विकर्ण एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो एक ही कंडीशन है वर्ग और सम चतुर्भुज में। वर्ग और सम चतुर्भुज में उनके जो डायगोनल होते हैं वह बाइसेक्ट भी होते हैं, और एक दूसरे को जहां बाइसेक्ट करते हैं वह परपेंडिकुलर होते हैं। तो एक ही कंडीशन वर्ग और सम चतुर्भुज। आगे निम्नलिखित में से किस आकृति में सममित रेखा नहीं है? Which of the following figure है नो लाइन सिमेट्री? समद्विबाहु त्रिभुज कुछ ऐसे, यहाँ पे देखो इसको ऐसे फोल्ड करो, एक दूसरे को ढक लेगा, ये तो हो जाएगा, इसमें सिमेट्री है। काइट की बात करें तो काइट में भी सिमेट्री है। पैरेललोग्राम इसमें सिमेट्री नहीं है, और इसमें भी सिमेट्री है। सर्किल में देखो आप यहाँ से करो तो ये इसको ढक लेगा, चाहे ऐसे करो तो भी ढक लेगा। तो एक ही फिगर पैरेललोग्राम जहाँ सिमेट्री नहीं है, क्यों कि आप पैरेललोग्राम को ऐसे बनाते हो। अब यहाँ पे देखो ऊपर का फोल्ड करोगे तो ये चीजें कहीं कहीं आके ऐसे बढ़ जाएगी, और इसको ऊपर इधर फोल्ड करोगे तो ये चीजें कहीं आके बढ़ जाएगी, एक दूसरे को ढकेगा, है नहीं, सिमेट्री बनेगी नहीं। अगर ऐसे भी करोगे तो भी सिमेट्री नहीं बनेगी, तो मतलब पैरेललोग्राम में सिमेट्री नहीं। आगे करा दो घनों का आयतन 27 और 64 के अनुपात में उनके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया की बात किया, हमें वॉल्यूम दे रखा है। अगर वॉल्यूम की क्यूब की बात मान लो एक है क्यूब, उसकी साइड ए है, अब दूसरा क्यूब है उसकी साइड बी है, तो वॉल्यूम क्या होता है? ए का क्यूब बी का क्यूब का रेशियो कितना दे रखा है? 27:64। अब a:b की मैं बात करूं तो यहां से क्या आ जाएगा? तो ये देखो 3 का क्यूब है, ये 4 3:4 हो गया। अब बात करें उनके टोटल सरफेस एरिया की बात करें। टोटल सरफेस एरिया क्या होती है? तो आप लिखोगे 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो 6 इंटू ए का स्क्वायर,
और यहाँ 6 इंटू बी का स्क्वायर। तो यहाँ आप लिखोगे 6, ए का स्क्वायर कितना 3 इंटू 3 इज टू यहाँ 4, यहाँ पे 6 इंटू 4 इज टू 4। अब देखो 6 से कैंसिल होगा, 3 का 3 करोगे 9 बनेगा और 4 और 4 का करोगे 16। मतलब उनके टोटल सरफेस एरिया का रेशियो कितना होगा, तो आपको 9:16। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला करा 18 सेमी लंबाई वाले आयत का क्षेत्रफल 12 सेमी भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर, तो आयत का परिमाप देखो। अगर मैं रेक्टेंगल की एरिया की बात करूं तो आप क्या लिखते हो, 1 रेक्टेंगल की एरिया की मैं क्या लिखते हो, a इंटू बी। अब करा स्क्वायर के एरिया क्या लिखते हो, अगर कोई साइड मान लो x है, x का स्क्वायर a लिखते हो। तो आपको इसमें एक साइड आपको दे रखी 18, दूसरी हमें पता करनी, और यहां मान लो x की वैल्यू में 12 मान लो तो 12 का स्क्वायर है। तो अब देखो यहां से कैंसिल करो, अब 6 3 18, 6 दूना 12, यहां 3 से कैंसिल करोगे तो 4 आ, तो यहां b की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। आगे अब करा इसका पेरीमीटर पूछा, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या, 2a + b। a की वैल्यू कितनी है आपको 18, b की वैल्यू कितना 8, तो 2 × 18 है 8, 26, 26 में 2 का मल्टीप्लाई किया 52। ऑप्शन बातें क्लियर? आगे अगला कर एक समलंब की परिधि 104 सेमी है और इसकी प्रत्येक गैर समांतर भुजा 20 सेंटीमीटर के बराबर है। यदि इसकी ऊंचाई 16 सेमी है तो इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखो मेरी बात समझना, अब कह रहा है कि एक समलंब ट्रेपेजियम की बात कर रहा है, कुछ ऐसे है। अब कह रहा है कि उसकी परिधि 104 है, उसकी प्रत्येक गैर समांतर भुजाओं की लंबाई 20 है। अगर ये 20 ये भी करा, ये 20 ये भी, मैं कहता हूं ये मान लो a है, ये b है, तो अगर मैं ab की वैल्यू पता करूं तो आप परिधि क्या a + 20 + b + 20 = 104, यही है। अब यहां पे देखो a + b = कितना आ जाएगा, 20 20 ऐड करें 40, इसमें माइनस कर देते हैं 64, मतलब a + b आ गए 64। अब उसकी ऊंचाई दे रखा है, ये ऊंचाई की बात करा तो ये 16 सेंटीमीटर है। तो अगर इसके एरिया की बात करूं तो आप क्या लिखते हो, 1/2 h a + b, यही लिखोगे। अब यहां पे 1/2 h की वैल्यू कितनी दे रखी है 8, और ab आपने कितना लिखा 64। अब यहां से कैंसिल कर दो, ये 4 बार, अब 4 मल्टीप्लाई करो, एक सॉरी ये 16 है, वन बाई टू इंटू 16, ये कितना 64। अब यहां से कैंसिल करो 8 बार में, 8 छोड़ के 32 के 2, 8 6 48 और 48 3 क्या 512, 512 आप सब। बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? आगे अगला क्वेश्चन, करा निम्नलिखित में से कौन सा डेटा की माध्यिका की विशेषता है। अगर मैं मीडियन की बात करूं तो मीडियन आप कैसे निकालते हैं, तो आप यही बोलोगे कि अगर मान लो ये नंबर ऑफ टर्म 8 है तो आप यही लिखते हो n + 1/2। अगर नंबर ऑफ टर्म इवन है तो आप यही लिखते हो n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म अपॉन में 2, ये लिखते हो। जब ऑड होता तो n + 1/2 निकाल देते हो, और जब इवन होता तो n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस का 1 टर्म बाई पूरे का 2। तो मीडियन का कह रहा है कि ये डेटा के
इट इफेक्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम स्कोर ऑफ द डाटा, उससे इसका कोई लेना देना है ही नहीं। अब चाहे डाटा एक्सट्रीम हो चाहे कुछ भी हो, तो हमें तो चाहिए अगर इवन होगा तो n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 का टर्म पूरे का अपन 2 कर देंगे, ऐसे ही कर लेंगे। अगर ऑड होगा तो n + 1/2 कर देंगे, इससे कोई लेना देना है ही नहीं। ये तो बात गलत है। कह रहा है कि यह मतलब खोजना है, कह रहा है इट इज सेम एज फाइंडिंग मीन। मीन क्या होता है? तो आप कहोगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन ऐसे निकालते हो ना, कुल पदों के योग बटे कुल पदों की संख्या, ऐसे निकालते हो। तो मीन जैसे तो निकलता ही नहीं है, ये तो बात गलत है। फिर कहा इट इज ऑलरेडी इक्वल टू वैल्यू ऑफ मीन प्लस मोड बाय 2, ये भी बात गलत है, ये भी नहीं होता। कह रहा है इट डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम स्कोर ऑफ द डाटा, ये बात क्या सही है। चाहे एक्सट्रीम कुछ भी, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बात क्लियर? आगे चलते अगला कह रहा है एक डिब्बे में 1 से 10 एक पर्ची में पर एक नंबर अंकित 10 पर्चियां हैं, जिन्हें अच्छी तरह मिलाया गया और डिब्बे में से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। 6 से अधिक संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी है? 6 से अधिक की बात है। अब देखो करा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 पर्चियां, सब पे एक नंबर लिखा जाता है, तो टोटल पर्ची तो 10 होंगी। ये तो बातें कंफर्म है। कह रहा है कि 6 से अधिक नंबर आने की प्रायिकता, तो 6 से अधिक नंबर कितने? यही 4 है ना, यही 4 की बात करा, तो यहाँ आप में 4 कर दो, नहीं न्यूमरेटर 4 कर दो। अब इसे सॉल्व करोगे तो आप क्या लिखोगे? ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, 2/5 है क्या? तो आप सब बातें क्लियर? तो आज के लिए इतना। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट